वेलकम टू कैरियर स्मार्ट लर्नर। बेटा हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था, क्या चीज देखी थी कि 14 चैप्टर फैक्टराइजेशन। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए कैरियर स्मार्ट लर्नर और जल्दी से वो देख लीजिए। ठीक है, सेम चीज सेम स्टैंडर्ड हम वापस लेके आए हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 30 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स। ठीक है, तो कि सर दोनों एक चीज से ऑपोजिट होता है। डायरेक्ट एंड इनवर्स, इनवर्स को आप इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे पहले सबसे पहले डायरेक्ट के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? ठीक है, तो कि सर यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि टू क्वांटिटी ए एंड बी, कौन सी ए एंड बी, ए एंड बी आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ दे आर इंक्रीज और decrease together. In other words, the ratio of the corresponding value remaining constant. This means that, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सर यहाँ पे A और B ऐसे टू क्वांटिटीज दिया है। ठीक है, टू क्वांटिटीज दिया है, तो अगर कोई एक चीज इंक्रीज होती है तो उसके साथ ही जो B क्वांटिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। या तो आपकी A क्वांटिटी है वो आपको डिक्रीज होती है तो आपकी B क्वांटिटी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दैट मींस कि उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसको किस तरह से डिनोट करते हैं? तो कि A डिवाइड बाय B इज इक्वल टू K से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सर K क्या है, A क्या है, B क्या है? तो कि सर A और B है वो हमारे टू क्वांटिटीज है। और दूसरी चीज कि where K is the positive number then the quantities A and B are said to vary directly। क्योंकि सर जो हमारी A है वो क्या है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा। पॉजिटिव नंबर दैट मींस कि 2, 3, 4, ठीक है, वो कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये उसकी फॉर्मूला है किसकी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की, कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो कि इस तरह से होता है। उसके आगे आया है इन सच अ केस इफ B1 एंड B2, वो किसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगा? तो कि सर वो रहेगा B का। A1 एंड A2 वो किसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगा? क्योंकि सर वो A का रहेगा। अब उसकी जो फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की। तो कि सर उसमें एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होगी। तो कि उसकी जो फॉर्मूला है वो A1 into B2 इज इक्वल टू A2 into B1। ठीक है, तो ये आपकी एक फॉर्मूला होगी। प्लस अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखनी है तो आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया है वो ये रही फॉर्मूला आपकी। क्या है? A1 upon B1 is equal to A2 divided by B2। तो आपकी ये दो फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है कि the direct proportional is always known as direct variations। आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को किस तरह से बोल सकते हो? डायरेक्ट वेरिएशन भी आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला है। अगर इसको इजी वे में आपको याद रखना है, इजी वे में क्या रहेगा कि आप इजीली याद रख सकते हो कि 12 इज इक्वल टू 21। क्या? 12 इज इक्वल टू 21। सर वो कैसे? तो कि फर्स्ट है वो आपका A, सेकंड है वो आपका B। बड़ा एबीसीडी तो आपको आती ही होगी, उसमें फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? सर A। तो ऑलवेज जो फर्स्ट है वो आपका A, सेकंड है वो आपका B। तो यहाँ पे देखो A1 into B1 is equal to A2 into B1। सर क्लियर हो गया? तो कि हाँ, तो ये किसकी फॉर्मूला है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की फॉर्मूला है। ठीक है, सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या है वो भी तो हमें जानना है। तो कि यहाँ पे लिखा है द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज आल्सो नोन एज द डायरेक्ट वेरिएशंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल, कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका सिंबल क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? तो कि उसका द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो कि ये हमारा सिंबल है, उसको हम इस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। एक ही चीज आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में याद रखनी है, क्या चीज? तो कि सर थोड़ा हम पीछे चलते हैं एक साइड, उसका एक ग्राफ भी सर दिया था फ्रंट पेज पे, आया याद? देखा होगा, थोड़ा पूछा, रिवाइंड करो। तो कि हाँ सर, यहाँ पे क्या दिया है? आपको एक ग्राफ दे दिया है। ठीक है, किसके? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में दे दिया है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में दिया है कि यहाँ से
तो कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ दिया है, क्या चीज है सर, टू क्वांटिटीज होती है, एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है। अब जो चीज यहाँ से इंक्रीज होती है तो कि हाँ सर दोनों चीज इंक्रीज होगी, ये ग्राफ के अंदर सर ये है, तो यहाँ से जैसे प्राइस बढ़ेगी या तो कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसकी ऑपोजिट में सर ये भी बढ़ रहा है, इसका ग्राफ यहाँ पे होता है, यहाँ से कोई चीज स्टार्ट होगी, इस साइड ऊपर जाएगा तो कि सर इंक्रीज होगा, तो कि ये रहा इंक्रीज। अब यहाँ से इस साइड जाएगा तो इंक्रीज होगा, क्योंकि हाँ सर कांस्टेंट दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है, जब कोई दो वैल्यू डिक्रीज होती है तब सर ग्राफ भी उस तरह से रहेगा। तो ये था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, ठीक है। चलो फिर हमारे मेन स्लाइड पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेन स्लाइड। तो कि सर हमने यहाँ पे एक ही चीज देखा था, क्या चीज कि सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो एक ही फंडा क्लियर रखना है। कौन सा फंडा क्लियर रखना है कि सर एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी चीज इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज होगी दूसरी चीज भी क्या होगी डिक्रीज होगी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये हो गया। अब क्या है सर उसकी फॉर्मूला क्या है कि सर एक ही सिंपल आपने सिखाया, अभी क्या सिखाया 12 is equal to 21। अगर इस तरह से आपको याद नहीं रखना है तो दूसरी मेथड है कि A1 into B2 is equal to A2 into B1। अगर उस तरह से भी आपको नहीं रखना है तो आपके पास दूसरी भी है, ये रही फॉर्मूला, ठीक है। A1 upon B1 is equal to A2 upon B2, ठीक है। तो ये सिंपल है कि सर अगर ऐसा रखना है डिवाइड में क्या आएगा 11 is equal to 12, ये आपका डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 12 is equal to 21। तो कि हाँ सर ये हमारी फॉर्मूला है, उसको किस तरह से डिनोट करते हैं तो ये रहा डिनोटेड। नेक्स्ट कंसीडर द स्टेटमेंट A is directly proportional to B। कि अगर हमें इसका यूज करके लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, तो कि हमें स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है कि A is directly proportional to B। तो कि क्या है सर A है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं रीडिंग यूजिंग किया है डायरेक्ट नहीं लिख, तो कि सर A डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू B, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमारा हुआ लिखा हुआ, ठीक है। तो बेटा ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। सर ऐसा ही मालूम नहीं होता है, अब क्या करेंगे कि सर कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल हमें दिखाओ कि उसमें क्या होता है। तो कि सर आप सभी लोग जानते हो आपकी फैमिली भी होगी, हाँ सर फैमिली है, फैमिली के अंदर मेंबर भी होंगे, हाँ कि सर मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, तो कि फादर मदर और हम ब्रदर एंड सिस्टर, सर 4 पीपल होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पहला पिक दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है, हाँ सर उसमें ये रहे आपके सिस्टर है, ब्रदर है, मदर है एंड फादर है। तो कि सर डेली हम क्या पीते हैं सर, चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए सर मिल्क, देख रहे हो ना, हाँ सर। तो कि अगर 4 पीपल है तो उनको 2 बॉटल्स क्या चाहिए मिल्क चाहिए। लेकिन अगर इन केस आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर आपके घर पे आ जाते हैं एज अ गेस्ट, ठीक है, वो कभी भी आ सकते हैं, तो आपको कितना मिल्क चाहिए होगा, डेली आप 4 पीपल के लिए 2 बॉटल यूज करते हो। जब और 2 लोग ऐड होते हैं आपके, कौन से ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, तब क्या चाहिए होगा सर और 1 बॉटल चाहिए होगा। तो उसके कंपेयर में हमने क्या कर दिए, बॉटल भी बढ़ा दी। फैमिली मेंबर थे 4, बॉटल थी 2। अब क्या हुआ, फैमिली मेंबर हो गए 6, तो हमारी बॉटल कितनी होगी 3। 2 क्वांटिटी कौन सी, एक फैमिली मेंबर, दूसरी नंबर ऑफ बॉटल। तो कि सर फैमिली बढ़ी बॉटल भी बढ़ी, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्लियर बेटा सर, हाँ ये क्लियर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब चलते हैं कुछ ऐसा कि उसके एग्जांपल की ओर, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है आपको, देखो आप स्टेशनरी में गए होंगे, ठीक है, हाँ सर गए हैं पेंसिल लेने के लिए। तो अगर 2 पेंसिल हम परचेज कर रहे हैं तो 4 रुपीज हो रहा है, तो यस सर। लेकिन हम पेंसिल की क्वांटिटी है वो बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं सर 6 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा सर 6 पेंसिल ली, 2 का 4 था तो कैसे 6 ली तो फिर 12 होगा, तो यस प्राइस भी बढ़ी आपकी। नंबर ऑफ पेंसिल 2 था, उसको किया हमने 6, सर इंक्रीज हुआ पेंसिल। दूसरा तो क्या था प्राइस उसका सर 4 था, 4 का हमने क्या किया सर 12 हुआ, तो प्राइस भी बढ़ी और नंबर ऑफ पेंसिल भी बढ़े। सर ये हो गए हमारे डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल। लेकिन सर हमारी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो उसका क्या चीज है, तो कि ठीक है हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कि सर टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो आपका एग्जांपल इस तरह से दिया है कि यहाँ पे अभी शो करेगा कि a car covered 432 किलोमीटर in 36 लीटर of petrol
हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से दिया है कि कोई एक कार है, ठीक है, वो 36 लीटर के अंदर 432 किलोमीटर क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो कि हाँ सर कवर कर रही है। अब दूसरी चीज ये कि सर 25 लीटर में वो कितना कवर करेगी, तो यहाँ पे यही सोचो क्या है कि सर 36 लीटर है तो 432 किलोमीटर होता है। तो सर यहाँ पे भी जो लीटर है, जो पेट्रोल है, उसकी क्वांटिटी हमने क्या की सर, कम की। तो किलोमीटर भी कैसे होने चाहिए, ऐसे थिंकिंग करो सर। अगर पेट्रोल कम है तो ऑब्वियसली है ना कि वो भी किलोमीटर भी तो कम ही होंगे ना। तो कि हाँ सर, क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है सर, दोनों डिक्रीज हो रही है। लीटर आपका जो पेट्रोल है उसका क्वांटिटी भी कम हुआ और आपका जो डिस्टेंस है सर वो भी कम होगा। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, लेट्स द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं ना कितना किलोमीटर वो कवर करेंगे, तो हमने कंसीडर किया है x किलोमीटर। कार कवर्ड 432 किलोमीटर इज 36 liters, लेट्स डिस्टेंस कवर्ड इन 25 liters इज x किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये आपका स्टेटमेंट है। क्लियरली लेस इज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड, लेस इज द डिस्टेंस वुड इट बी कवर्ड, सो इट इज द केस ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि हाँ सर ये चीज तो हमने आपने अभी जस्ट बताया, क्या चीज कि सर पेट्रोल है वो डिक्रीज हुआ, दूसरी चीज तो इससे डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट में आपको समझ में ना आए तो सिंपल फंडा है, क्या आपकी टू क्वांटिटी है, कौन सी पेट्रोल एंड डिस्टेंस। पेट्रोल कितना है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल 36 लीटर के अंदर कितना होता है डिस्टेंस कवर सर 432, दो क्वांटिटी पुट कर दो आपकी, यस सर। दूसरी क्वांटिटी आपकी क्या है सर, दूसरी क्वांटिटी दी है 25 लीटर्स, 25 दिए तो उसको ऑपोजिट देखो सर, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं मालूम है हमें कितना कवर करेगा, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना, क्या चीज मालूम है कि सर x किलोमीटर हमने कवर किया है, वो हमने एज्यूम किया है, यस। तो आपकी एक क्वांटिटी है उसको a1 b1 b2, दूसरी जो क्वांटिटी है वो आपका b1 और b2। अब डायरेक्ट है, डायरेक्ट की फॉर्मूला क्या है सर, हमें मालूम है क्या है, तो कि सर 12 is equal to 21, ये रहा। और अगर डिवीजन में सोचे तो कि 11 is equal to 22, ये रहा a1 upon b1 is equal to a2 upon b1। वैल्यू है तो कि हाँ सर 4 वैल्यू दी है, उसमें से 3 मालूम है, तो चौथी हमें मिलेगी कौन सी है, तो कि सर a1 36 डिवाइड बाय b1, b1 कितना है सर 432, a2 कितना है सर वो है 25 डिवाइड बाय x। ठीक है, ये सिंपल है। अब क्या होगा सर कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, किस तरह से, तो कि आपका सम इस तरह से दिया है 36 अपॉन 432 इज इक्वल टू 25 अपॉन x, इस तरह से दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो कि इस तरह से हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये बेटा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 into 432, ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आएगा तो सर डिवाइड हो जाएगा 36। ठीक है सर, क्लियर कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, कैंसिलेशन करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 300, ये आपका कैंसिलेशन होगा तो बेटा ये आएगा 11। ठीक है, तो कि यस सर, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 300 किलोमीटर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कि अभी ये x की वैल्यू सर हमें मिल गई, क्या मिली सर 25 किलोमीटर के अंदर कितना कवर होगा, तो वे 300 किलोमीटर कवर कर सकते थे। तो बेटा ये था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एक एग्जांपल। ठीक है, अब ओके सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक था, 11 नहीं उसकी जगह पे 12 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 300। ये हो गया क्लियर, तो कि यस सर। अब चलते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शनल, दैट मींस की बात करते हैं बेटा हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो सबसे पहले कि सर उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। The value said to be inversely proportional when one value increase is the other decrease. The proportional symbol is used in a different way. तो बेटा यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, उसमें क्या था कि एक चीज इंक्रीज दूसरी चीज इंक्रीज, एक चीज डिक्रीज दूसरी चीज डिक्रीज। यहाँ पे पूरा उल्टा है, क्या है कि अगर एक चीज आपकी इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कि हाँ सर इस तरह से दिया है। तो हमें थोड़ा सा हम जनरल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल, वी नो दैट द मोर वर्कर ऑन अ जॉब वुड रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द टास्क, इट इज रिप्रेजेंट एज नंबर ऑफ वर्कर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। बेटा आपको यहाँ पे क्या चीज है, क्योंकि सर एक चीज दी है, कोई भी वर्क होगा जैसे नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा होंगे तो जो हमारा वर्क है वो कब होगा सर, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ आपको स्कूल में से होमवर्क मिला है तो आप भी करोगे, आपके ब्रदर भी करेंगे, तो कितना जल्दी हो जाएगा होमवर्क, तो कि हाँ सर क्यों कि नंबर ऑफ पीपल बढ़े तो टाइम है जो आपका होमवर्क का वो कैसा हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। लेकिन आप अकेले करोगे तो होमवर्क तो सर 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे। अगर हमारा ब्रदर है उसमें शेयरिंग करेगा तो सर वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, फिर तो हम 2 घंटे में आराम से कंप्लीट करके खेलने जा सकते हैं। ठीक है, तो कि हाँ सर तो वैसा ही ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे इस तरह से दी है, टू क्वांटिटी A and B are said to be inverse proportional if an increase in the quantity A there will be a decrease in a quantity B। जब एक क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगा तब उसमें बी क्वांटिटी है वो क्या हो चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इट्स द वाइड वर्सा। In the other word, the product that the corresponding value should be remaining constant. Sometimes it's also known as the inverse variation। उसमें भी डायरेक्ट वेरिएशन था, इसमें भी आपका इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, उसको अगर डिनोट करना है तो उसमें क्या था सर, a डिवाइडेड b इज इक्वल टू k था। किसमें, डायरेक्ट के अंदर। यहाँ पे क्या है, a इंटू b इज इक्वल टू k। तो कि सर हाँ k है वो क्या है, पॉजिटिव होगा। a एंड b आपकी टू क्वांटिटी होगी, यहाँ पे लिखा है b1 b2, वो किसकी वैल्यू है सर, a की। एंड a1 a2 क्या है सर, वो a का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, मैंने आपको बताया क्या है, 11 इज इक्वल टू 22 किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। 11 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लिकेशन में है। डिवीजन में क्या होगा सर, 12 इज इक्वल टू 21, क्योंकि हर एक का दोनों का फंडामेंटल एक ही होता है, क्लियर ही होता है। सर आप क्यों ऐसे लिखोगे दो क्वांटिटी, बेटा है ही एक ही फॉर्मूला जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है, लेकिन आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरह से आता है। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b2 अपॉन b1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्योंकि हाँ सर, क्योंकि a1 into b1 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा तो सर b2 into a2। देख लो दोनों फॉर्मूला आपकी सेम ही है, कोई भी लिख सकते हो आप लोग कि हाँ सर दोनों सेम ही है। तो हमें आज क्या रखना है सर, यही याद रखना है कि डायरेक्ट है तो 12 इज इक्वल टू 21 और अगर इनवर्स है तो 11 इज इक्वल टू 22। एक सिंपल फंडा है, ये चीज आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। चलो फिर तो हम उसको रिटर्न में कैसे लिखते हैं, तो रिटर्न में लिखा है, स्टेटमेंट दिया है हमें, A is inversely proportional to B। A है वो किससे इनवर्सली है सर, B से इनवर्सली है। ठीक है, तो कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B। तो कि हाँ इसको लिख सकते हैं। डायरेक्ट को क्या लिखते थे सर, डायरेक्ट होता है तो A प्रोपोर्शनल टू B। यहाँ पे आपका इनवर्स है तो 1/B आएगा। तो कि हाँ सर ये हो गया हमारे इनवर्स प्रोपोर्शनल के बारे में। तो थोड़ा बेटा हम जो स्टार्टिंग में देखे थे, हाँ सर स्टार्टिंग में देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का वो एक ग्राफ था, तो कि सर इसके अंदर भी तो ग्राफ था, बाजू में हमने देखा था तो उसमें भी आपका ग्राफ दिखाई दिया था। तो कि यस सर, तो चलो हम थोड़ा ग्राफ के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो कि हम देखने जा रहे हैं आपका इनवर्स ग्राफ, ये रहा आपका। ठीक है सर, आज डायरेक्ट का देख लिया था, अब बात करेंगे हम इनवर्स के बारे में। देखो बेटा ये आपका क्या हो रहा है सर, ये इंक्रीज हो रहा है, ये चीज क्या होगी सर, दोनों के ऑपोजिट है। ठीक है, तो कि हाँ सर एक चीज इंक्रीज होती है, दूसरी चीज डिक्रीज होती है, कांस्टेंट कोई चीज नहीं रहता है। तो ये था आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ। ठीक है, आपको दो चीज दी गई थी। अब बात करते हैं कि सर उसमें भी हमने डेली लाइफ में एग्जांपल देखे थे, तो इसमें भी सर कुछ एग्जांपल दिखाओ ना डेली लाइफ के। तो चलो हम दिखाते हैं, जो वर्क वाला था ना वही चीज। कि देखो यहाँ पे ये दो लोग हैं, ठीक है, दो मजदूर है हमारे पास, दो वर्कर है, तो वो हमें कुछ काम दिया है। ठीक है, कुछ काम दिया है तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं सर, 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो कि हाँ सर दो लोग हैं। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा देते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा कि अभी 2 की जगह पे हमने 3 वर्कर कर दिए, 1 2 3 बेटा 3 वर्कर कर दिए तो क्या हो जाएगा सर, अगर सर 3 वर्कर किए तो 10 दिन से हमसे कम ही लगना चाहिए ना। तो कि हाँ सर, तो कितने डेज में खत्म हो जाएगा सर, 7 डेज के अंदर क्लियर हो जाएगा ये वर्क। तो कि हाँ सर नंबर ऑफ वर्कर बढ़े तो डेज है वो क्या हुए सर, डिक्रीज हुए। यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी चाहिए सर, एक क्वांटिटी ए और एक क्वांटिटी बी। हमारी ए क्वांटिटी कौन है सर, नंबर ऑफ वर्कर। बी क्वांटिटी कौन सी है सर, नंबर ऑफ डेज।
तो सर नंबर ऑफ वर्कर है वो क्या हुए सर, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ डेज क्या हुआ सर, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हुआ। तो हमने बताया ना, एक चीज जब इंक्रीज होती है दूसरी चीज डिक्रीज होती है तो कौन सा प्रोपोर्शन आता है सर, इनवर्स प्रोपोर्शन आता है। आपको ये एग्जांपल याद रह गया होगा, क्लियर। तो कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 11 इज इक्वल टू 22 क्यों सर, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, तो चलो कुछ एग्जांपल भी इसका देख लेते हैं हम। तो कि एग्जांपल आपको इस तरह से दे दिया है यहाँ पे कि if 45 men can do a piece of work in 49 days, क्या है कि सर 45 men है वो वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 49 डेज में। in how many day will be 35 men do it, अब यही वर्क है सेम वर्क, लेकिन पीपल कितने हैं सर 35 men ही है, तो बेटा डेज कम लगेंगे या ज्यादा सर, फिर तो 49 से ज्यादा ही लगना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हमने मैन है वो डिक्रीज किया है, लेकिन वर्कलोड तो फिर बढ़ गया। अब वर्कलोड बढ़ गया है तो कि डेज सर ज्यादा लगेंगे, तो कि हाँ सर ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, मैन है वो डिक्रीज हुआ, डेज है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो कि चलो लेट्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डे बी एक्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो एक्स कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे इजीली हमें मालूम हो गया है क्या चीज कि लेस मैन इज टेक मोर डे टू फिनिश द वर्क, तो यस सर ये है हमारा ये चीज। तो कि यहाँ सर ये चीज तो हो गया, अब हमारा टेबल याद आएंगे, टेबल में क्या सर एक ए क्वांटिटी दूसरी बी क्वांटिटी, तो कि सर मैन है वो हम ए कंसीडर करेंगे, डेज है वो हम बी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे A1 A2 B1 B2, A1 दैट मींस कि 45 में वो आपका A1, डेज कितने हैं 49, तो ये आपका हो गया B1, 35 आपका A2, तो B2 क्या करना है सर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने x लिखा है और क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। तो अब इनवर्स प्रोपोर्शनल है मालूम है हमें, हाँ सर मालूम है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है सर 11 इज इक्वल टू 22, और मल्टीप्लिकेशन दिया है, सिंपल चीज है A1 into B1 इज इक्वल टू A2 into B2, तो कि हाँ सर ये चीज हमें दे दी हुई है। तो कि सर यहाँ पे सबकी वैल्यू हमें मालूम है, क्या है A1 की वैल्यू 45 ये रहा, A2 की B1 की वैल्यू सर 49 ये रही, A2 की वैल्यू सर 35 ये रहा। अब x सर वो हमें क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा फोकस करेंगे, क्या करेंगे सर डिविजिबिलिटी करेंगे, किस तरह से, क्योंकि आपको ऐसा दिया है 45 into 49 इज इक्वल टू 35 into x, सर ये मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड लेगा तो क्या आ जाएगा सर डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, तो कि सर 45 into 49 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू सर x। अब क्या करो सर डिविजिबिलिटी सिंपल है कि सर ये होता है 7 5 जा, ये क्या होता है सर ये होता है 9 5 जा, 5 5 क्या हो जाएगा सर कट। और एक चीज सोचो सर 7 7 जा होता है, ये भी कट हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा सर 9 into 7 सॉरी 9 into 7, 9 7 जा कितना होता है, तो यहाँ पे आएगा 63। यस सर हमारा आंसर तो आ गया, बस यहाँ पे हमारा सम क्या होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सम क्या हो जाता है क्लियर कि अगर 45 में है तो आपको 49 डेज लगेंगे। ठीक है, अब 49 डेज लगेंगे तो 35 में है तो कितने लगेंगे सर 63 डेज लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सर डेज तो ज्यादा ही होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्लियर होता है। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।